हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों घटना चक्र की इस किताब के चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद दोस्तों राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि उदारवाद की शुरुआत व्यक्तिवाद से ही होती है। शुरुआती उदारवाद को ही व्यक्तिवाद या शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कराता है दोस्तों। व्यक्तिवाद चैप्टर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो वह है दोस्तों परस्पर विरोध का। ऑप्शन नंबर डी, परस्पर विरोध। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। समाजवाद व व्यक्तिवाद परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं। इसके विरोध में समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद के अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिवाद निजी स्वामित्व और समाजवाद सार्वजनिक स्वामित्व की धारणा पर आधारित है, और ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो वह है दोस्तों डार्विन का अनुकूलतम का अतिजीविता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिवादी विचारधारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्यक्तिवादी विचारक डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत को अपनी विचारधारा के अनुरूप पाते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरे के हित साधने में भी योग देता है। अतः राज्य का अन्य कोष अथवा संस्था भी व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं है। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की है, जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो वह है दोस्तों व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक इसलिए कि केवल राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, तथा बुराई इसलिए कि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करना। व्यक्तिवाद व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को अपने चिंतन में केंद्रीय स्थान देता है। एडम स्मिथ, हेयक, स्पेंसर प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं और सर्वाधिकारवादी राज्य को गौरवान्वित तथा महामंडित करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत इनसे संबंधित है। किनसे संबंधित है दोस्तों? तो वह है व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है। तो यह कथन है दोस्तों व्यक्तिवादियों का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? तो वह है दोस्तों व्यक्तिवादी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं,
यह वक्तव्य। तो यह वक्तव्य दोस्तों प्रमुखतः सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो वह है दोस्तों शास्त्रीय उदारवाद। ऑप्शन नंबर बी। शास्त्रीय उदारवाद ही दोस्तों व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद को ही दोस्तों शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। उदारवाद लंबे समय से चली आई एक राजनीतिक विचारधारा है। 17वीं 18वीं शताब्दियों का उदारवाद शास्त्रीय, आरंभिक या नकारात्मक उदारवाद कहलाता है। इस दौर का उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ऑप्शन है ए ग्राहम वालास, बी हेयक, सी जीडीएच कोल और डी मिल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीडीएच कोल। जीडीएच कोल दोस्तों व्यक्तिवादी विचारक नहीं है, जबकि ग्राहम वालास, हेयक और मिल व्यक्तिवादी विचारक हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, स्पेंसर, ग्राहम वालास, एएफ हेयक, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नाजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल, मिस फॉलेट इत्यादि व्यक्तिवादी विचारक हैं, जबकि जीडीएच कोल श्रेणी समाजवादी विचारक है। ए जे पेंटी, ए आर ऑरेज, एस जी हॉब्सन अन्य श्रेणी समाजवादी विचारक हैं। तो इनको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की धारणा को किसने विकसित किया? तो वह था दोस्तों स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1930 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार था। इसने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्त किया। स्पेंसर के चिंतन को सामाजिक डार्विनवाद की मुख्य अभिव्यक्ति माना जाता है। इसने प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लागू किया। इसने प्राकृतिक चयन के नियम को सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया पर लागू करते हुए यह तर्क दिया कि कम योग्य व्यक्ति को अधिक योग्य व्यक्तियों के हित में बलिदान कर देना चाहिए। राज्य को अयोग्य व्यक्ति को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। स्पेंसर ने सब तरह के कल्याण कार्यक्रमों का खंडन किया है। इसने मताधिकार के विस्तार का विरोध किया। स्पेंसर ने आशा व्यक्त की कि कालांतर में बाजार समाज को इतना विनियमित कर देगा कि राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। इसकी प्रमुख कृति सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी तथा मैन वर्सेज स्टेट है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो वह है दोस्तों ग्राहम वालास। ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्ति के स्थान पर समूह या समवासों की सर्वोपरिता में आस्था रखता है। आधुनिक व्यक्तिवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण और राज्य की शक्तियों एवं कार्य क्षेत्र में नियंत्रण का पक्षधर है। ग्राहम वालास, नॉर्मन एंजल, बेलाक तथा मिस फॉलेट आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ग्राहम वालास की ग्रेट सोसाइटी, नॉर्मन एंजल की द ग्रेट इल्यूजन, बेलाक की द सर्वाइवल स्टेट और मिस फॉलेट की द न्यू स्टेट। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों
व्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, पर यह बुराई मनुष्य की स्वार्थपरता और लुटेरेपन के कारण आवश्यक हो गई है। व्यक्तिवाद का निर्देशक सिद्धांत है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले और राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। तो इस प्रकार दोस्तों, व्यक्तिवाद वह राजनीतिक सिद्धांत है जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक है कौन है? तो वह है दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वह है दोस्तों स्पेंसर, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, लेसज फेयर का क्या अभिप्राय है? तो वह है दोस्तों व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। आमतौर पर समझा जाता था कि यह पद 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक व्यक्ति जीसीएम बिसेट द गोर्ने की देन है। व्यापार पर लगी अनेक पाबंदियों से तंग आकर एक दिन उनके मुंह से लेसस फेयर अर्थात चीजों को अपने हाल पर छोड़ दो निकल पड़ा। व्यक्तिवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप से बचने के लिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो के रूप में इसका प्रयोग किया। तो लेसस फेयर का अर्थ हुआ दोस्तों व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 16, सख्त की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। किसने कहा है? तो यह कहा है दोस्तों प्रोफेसर केसी हुइयर ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीति विज्ञान सख्त की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो वह है दोस्तों लासबेल व कापलान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो वह है दोस्तों हेराल्ड लासबेल तथा अब्राहम कैपलन, ऑप्शन नंबर डी। हेराल्ड लासबेल तथा अब्राहम कैपलन ने दोस्तों राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की यह परिभाषा किसकी है? तो यह दोस्तों है लासबेल की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? तो वह है दोस्तों एलन बॉल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी? आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी? तो वह है दोस्तों आर्थर बेंटले, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की। बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान का कड़ा आलोचक था। वह उसे बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बधिया और स्थैतिक मानता था, क्योंकि उसमें प्रक्रिया के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था। बेंटले के प्रयास से प्रक्रिया के अध्ययन को व्यवहारवादी राजनीति में अपना लिया गया। अब व्यवस्थापिका तथा न्याय प्रक्रियाएं
निर्णय निर्माण प्रक्रिया तथा राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो वह है दोस्तों शक्ति का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैटलिन राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान कहते हैं। वे लिखते हैं कि शक्ति की संकल्पना संभवतः समस्त राजनीति शास्त्र की मूल संकल्पना है। कैटलिन के अनुसार राजनीति शास्त्र नियंत्रण की उस स्थिति का अध्ययन है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत अज्ञात प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होती है। तो शक्ति का सिद्धांत कैटलिन का है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, अरस्तु के अनुसार दास्ता। तो अरस्तु के अनुसार दास्ता दोस्तों प्राकृतिक और लाभप्रद है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा यथार्थवादी और व्यवहारवादी राज्य है? तो इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि अरस्तु पॉलिटी के शासन को वरीयता देता है। क्वेश्चन नंबर 25, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर ऑप्शन है ए, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत में माने जाएंगे, और यही सही है दोस्तों। अगर भारत में अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा को लागू कर दिया जाए तो भारत में केवल कुछ ही लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वह है दोस्तों बाध्यकारिता, ऑप्शन नंबर ए। नागरिक समाज के संदर्भ में उदारवादी और मार्क्सवादी व्याख्या में अंतर है, फिर भी इसके बाध्यकारी स्वरूप को लेकर दोनों सहमत हैं। उदारवाद में नागरिक समाज की कानूनी संकल्पना को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें सभी नागरिक कानून का पालन करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। मार्क्सवादी नागरिक समाज की संरचनाओं पर बल देते हैं, जिसके माध्यम से एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित कर शासन को वैध बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह है दोस्तों अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो कौन माना जाता है दोस्तों? तो वह है चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स ई मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में सम्मिलित करने की बात कही। मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग संचालित किया गया। 1925 में व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत सूत्रपात हुआ। यद्यपि राजनीति शास्त्र में इसका व्यापक प्रचलन दूसरे महायुद्ध के बाद ही हुआ। व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में दो अमेरिकी संगठनों का बड़ा योगदान रहा। ये संगठन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल थे। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? तो वह है दोस्तों डेविड स्टर्न, ऑप्शन नंबर बी। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद
दोनों ही अवधारणाओं में योगदान देने का श्रेय डेविड स्टर्न को है, जबकि वह उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रतिपादक है। व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने का श्रेय मेरियम एवं उनके सहयोगियों को दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? तो वह है दोस्तों डेविड स्टर्न। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो वह था दोस्तों डेविड स्टर्न। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है किसको है? तो अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को। ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स बियर्ड, ए.एल. लावेल, आर्थर बेंटले के नेतृत्व में अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? तो वह है दोस्तों डेविड स्टर्न। ऑप्शन नंबर डी। व्यवहारवाद के उद्भव, विकास और संशोधन में डेविड स्टर्न का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवहारवाद का व्यापक विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 35। व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ हुआ? तो स्थान है दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। व्यवहारवादी उपागम का जन्म अमेरिका में हुआ था। 1940 के दशक में चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 36। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं कौन है? तो वह है दोस्तों चार्ल्स ई मेरियम। ऑप्शन नंबर डी। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स ई मेरियम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों यानी कि इंटेंशन, प्रयोजन यानी कि पर्पज और प्रेरणा यानी कि मोटिव से जोड़ा है? तो वह है दोस्तों वी.एफ. स्किनर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की तीव्र आलोचना अवश्य की, परंतु उसके परंपरावाद को फिर से स्थापित करने का समर्थन नहीं किया। इसलिए सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है दोस्तों? संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है। क्या है? कि यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। ऑप्शन नंबर डी। व्यवहारवाद बदली हुई परिस्थितियों का समाधान नहीं कर पा रहा था। उसकी जड़ता को समाप्त करने और मूल्य सापेक्षता तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है?
तो वह है दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है, किससे लेता है? प्रत्यक्षवाद से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? तो वह है दोस्तों डेविड स्टर्न, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है डेविड स्टर्न को, ऑप्शन नंबर डी। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की? तो वह था दोस्तों मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसने कहा राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो वह था दोस्तों डेविड स्टर्न, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है? तो वह है दोस्तों व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर है, यह कथन किसका है? तो यह है दोस्तों जेएस मिल के व्यक्तिवाद से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो वह था दोस्तों मैकियावेली, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।